हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिश्रा। तो आज आपका मंथन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पटवारी के जो नए सिलेबस जोड़े गए हैं, सामान्य प्रबंधन, उसके वित्तीय प्रबंधन में हम चर्चा कर रहे थे। हमने उसका एक लेक्चर पहले आपको सबको दिया हुआ है, बजट, और बजट के 5 चरणों में एक चरण बजट का निर्माण हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बजट के दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं, चरण नंबर 2, और इसका नाम है संसद में स्वीकृति। तो द्वितीय चरण, संसद में स्वीकृति। ठीक है दोस्तों, तो पुनः मैं बताना चाहूंगा कि हम पढ़ रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन में बजट, तो बजट के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी जा रही है। बजट के निर्माण की प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं? 5। पहला बजट का निर्माण, दूसरा संसद में बजट की स्वीकृति, तीसरा बजट का क्रियान्वयन, चौथा है बजट का लेखांकन, और 5वां है बजट का परीक्षण यानी ऑडिट या अंकेक्षण। तो आज हम दिख रहे हैं दूसरा, संसद में बजट की स्वीकृति। तो दोस्तों, मैं इसको चरण बाय चरण आपको एक एक स्टेप क्लियर करवाऊंगा, आप इत्मीनान से इसको समझते रह जाइए। तो देखिए कि मान लेते हैं ये है हमारा सदन, ठीक है, ये हमारा सदन है। सदन के हमको पता है 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये हो गई हमारी लोकसभा, ये हो गई हमारी राज्यसभा, और ये हो गए भारत के राष्ट्रपति। तो द्वितीय चरण में बजट पेश होने वाला है लोकसभा में। तो ध्यान से दोस्तों कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये है हमारे वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री। तो बजट का प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों कि ये है बजट, और ये बजट प्रस्तुत होने वाला है कहां पर? भारत की संसद पर। ठीक है, तो एक एक से देखते हैं। जो बजट है, ये बजट के पहले 2 हिस्से होते थे। बजट में हिस्से होते थे, सॉरी दोस्तों, बजट में कितने हिस्से होते थे? 2। एक कहलाता था रेलवे बजट, और एक कहलाता था साधारण बजट। क्लियर है? दोनों अलग अलग हुए 1921 में। एक समिति थी, एक वर्थ समिति। तो हमको याद रखना है दोस्तों कि वर्तमान में एक बजट होता है, पहले भी एक बजट होता था, लेकिन 1921 में एक बजट के 2 भाग कर दिए गए, एक रेलवे बजट और एक साधारण बजट। और यह काम किया एक वर्थ समिति के द्वारा सन 1921 में। ठीक है, अब ये बजट कब कब प्रस्तुत होते हैं? तो थोड़ी से यहां पे देख लो दोस्तों। हमको पता है कि पुराना बजट समाप्त होता है 31 मार्च से। पुराना बजट का प्रस्तुत समाप्त हो जाता है 31 मार्च से, और नया बजट का शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। हमको पता है कि बजट साल कहां से है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 31 मार्च को रात्रि के 12 बजे पिछले बजट में स्वीकृत समस्त धनराशि शून्य हो जाती है। करेक्ट है? तो पुराना बजट 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। अब 31 मार्च के दूसरे दिन यानी 1 अप्रैल को सरकार को खर्चा करने के लिए 1 रुपया भी स्वीकृत नहीं रह जाती, यानी सरकार के पास धन का 1 पैसा नहीं रह जाता सरकार चलाने के लिए। तो सरकार के जो खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे? इसलिए बजट पहले प्रस्तुत हो जाता है 31 मार्च के पहले। तो मार्च के पहले आता है फरवरी। मार्च के पहले क्या आता है? फरवरी। तो किस महीने बजट प्रस्तुत हो जाता है? फरवरी के माह में। करेक्ट है दोस्त? तो समझ लो कि यह है फरवरी का महीना, फरवरी महीना। तो फरवरी महीना में 1, 2, 3 और ये 4,
कितने सप्ताह माने हैं? 4। तो थर्ड सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में प्रस्तुत होता था रेलवे बजट। हमेशा याद रखना, इसको याद रखना है, क्वेश्चन है जीएस का कि रेलवे बजट पहले प्रस्तुत होता है कि सामान्य बजट पहले प्रस्तुत होता है। तो दोस्तों पहले प्रस्तुत होता है रेलवे बजट। ठीक है, रेलवे बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो रेलवे बजट प्रस्तुत करता है रेलवे मंत्री। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? रेलवे मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? तीसरी बात, रेलवे बजट कब प्रस्तुत किया जाता है संसद में? तो रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में। कब प्रस्तुत करते हैं? तीसरे सप्ताह में। दूसरी बात, सामान्य बजट कब प्रस्तुत करते हैं? तो सामान्य बजट प्रस्तुत करते हैं फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस, अंतिम वर्किंग डे। तो इसको ध्यान रखना, ये लास्ट दिवस जो है वो प्रस्तुत होता है हमारा साधारण या सामान्य बजट। इसका मतलब है कि फरवरी महीने का अंतिम वो दिन जिस दिन कार्यालय खुले रहेंगे, उस दिन प्रस्तुत किया जाता है सामान्य बजट। अब हम आगे चलते हैं। सामान्य बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। रेलवे बजट कौन करता है? रेलवे मंत्री। अब विगत 2 वर्षों से रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद जो करंट की नई वो है संशोधन है, जो करंट में नए अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इसको अपन आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा बजट। ठीक है, तो ये जो बजट है, ये बजट को प्रस्तुत करने का समय बता दिया। अब ये जो बजट है, तो ये एक प्रकार का क्या है? विधेयक। बजट क्या है? एक प्रकार का विधेयक है। तो विधेयक जो होते हैं वो 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। ठीक है, एक तो वित्त विधेयक जो पैसों से संबंधित होता है, तो एक विधेयक का नाम है वित्त विधेयक। एक होता है संविधान संशोधन, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, और एक होता है साधारण विधेयक। तो दोस्तों विधेयक 3 प्रकार के, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। जो हमारा बजट है वो बजट किस कैटेगरी में आता है? वित्त विधेयक। क्यों आता है? क्योंकि बजट में फाइनेंस से संबंधित, पैसों से संबंधित मामले होते हैं, इसलिए बजट को कहा जाता है वित्त विधेयक। आगे चलते हैं। जो ये वित्त विधेयक है, इस विधेयक में भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है योजना से संबंधित, एक पार्ट कहलाता है योजना से संबंधित, और दूसरा पार्ट कहलाता है वित्त यानी धन से संबंधित, धन से संबंधित। तो दोस्तों जो योजना वाला पार्ट है ये सामान्य होता है, और जो ये धन संबंधित पार्ट है इसे हम धन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन विधेयक। तो वित्त विधेयक में 2 पार्ट, एक धन विधेयक और एक योजना से संबंधित विधेयक। आप समझो कि सरकार मान लो अपने बजट में ये अनाउंस करती है कि इंदौर से लेकर भोपाल तक 10 डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, तो 10 डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएंगी। क्यों चलाई जाएंगी? क्योंकि यहां का ट्रैफिक ज्यादा है। कैसे चलाई जाएंगी, कब कब चलाई जाएंगी, तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा कहलाया जाता है, योजना वाला हिस्सा। उसका उद्देश्य क्या होगा, ये कहलाता है योजना का हिस्सा। और उसका दूसरा पार्ट होता है कि इसमें कितना पैसा लगेगा, ये पैसा कहां से आएगा, हम वर्ल्ड बैंक से लेंगे, हमें कौन सी संस्था फाइनेंस करेगी, और हमारे सरकार के जो खर्चे हैं उसका कितना व्यय हमको जनता के ऊपर, जनता के सर पर पड़ेगा, यानी जनता के ऊपर भार पड़ेगा, इसका टैक्स में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये सब वाला हिस्सा जो कहलाता है वो कहला जाता है धन विधेयक। ठीक है, तो वित्त विधेयक के 2 पार्ट, एक साधारण विधेयक और एक वित्त विधेयक। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना कि जितने भी धन विधेयक होते हैं, जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सबके सब वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी वित्त विधेयक होते हैं वो जरूरी नहीं कि हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो,
कुछ वित्त विधेयक सामान्य विधेयक भी हो सकते हैं, कुछ वित्त विधेयक का हिस्सा साधारण विधेयक भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो यह आवश्यक नहीं है। क्लियर हो गया? अब अपन आगे चलते हैं, इसको थोड़ी सा और समझने की कोशिश करते हैं कि अब जो ये धन विधेयक है, तो इस धन विधेयक में जो खर्चा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी साधारण व्यय और एक स्थायी संवैधानिक व्यय। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार का धन विधेयक में खर्चा हो गया, एक तो स्थायी साधारण व्यय और एक स्थायी संवैधानिक व्यय। अंतर समझना कि एक ऐसा खर्चा है जो संवैधानिक है और एक ऐसा खर्चा है जो साधारण है। जैसे आप लोग कल पटवारी बनते हैं, तो पटवारियों की 62 साल तक उम्र तक हर साल आपको हर महीने आपको तनख्वाह मिलती रहेगी और इस तनख्वाह के लिए सरकार को बजट में बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा सरकार केवल पटवारियों की तनख्वाह में कर रही है। ठीक है, तो जो आपकी सैलरी होगी वो स्थायी खर्चा है, हर साल होने वाला है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? साधारण स्थायी व्यय। दूसरा, जैसे मनरेगा चल रही है, तो मनरेगा हर साल मनरेगा के लिए सरकार बजट बनाती है, लेकिन मनरेगा की स्वीकृति मिल चुकी है आज से कई साल पहले, तो हर साल मनरेगा पर बहस तो होती नहीं है, इसलिए मनरेगा भी स्थायी खर्चा के रूप में गिना जाएगा। अब इसी स्थायी खर्चा में कुछ ऐसे लोगों की सैलरी है, कुछ ऐसे लोगों की सैलरी है जिनके पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कैग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये खर्चे हैं जो संवैधानिक पदों पर होते हैं और इन व्यक्तियों का खर्चा के आधार पर संसद इन पर कोई दबाव न डाल सके, इनको पक्षपात करने पर मजबूर ना कर सके और इनको किसी भी तरह का ब्लैकमेल ना कर सके, इसलिए जो इनकी स्थायी संवैधानिक व्यय है, इन स्थायी संवैधानिक व्यय को घोषित किया गया है, इसको घोषित किया गया है भारित व्यय। सरकार ने इसको घोषित किया है भारित व्यय। अब समझो भारित व्यय मतलब किस पर भारित? तो ये भारित किया है भारत की संचित निधि पर। किस पर भारित किया है? भारत की संचित निधि पर। इसका मतलब यह है कि यह संवैधानिक पदों का जो खर्चा होगा, उस खर्चे का भार जनता पर नहीं है। विशेष ध्यान देना, यहां देखना दोस्तों कि यह सदन कौन सी है? लोकसभा। ये लोकसभा जो होती है, ये लोकसभा किसकी सदन मानी जाती है? जनता की सदन। जनता के प्रतिनिधि कहां बैठते हैं? लोकसभा में। ठीक है, तो जनता के प्रतिनिधि जब लोकसभा में बैठते हैं तो जनता के जेब से जो भी पैसा जाएगा, जो भी कहीं खर्चा जाएगा, वो बिना लोकसभा की अनुमति के संभव नहीं है। एक बात क्लियर हो? इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी खर्चा जो आप जनता के जेब से करोगे, जनता के पैसों से करोगे, वो खर्चा बिना लोकसभा की अनुमति के, लोकसभा में पेश हुए बिना खर्चा नहीं कर सकते। इसका मतलब है सभी प्रकार का व्यय कहां से स्वीकृत होगा? लोकसभा से। लेकिन दोस्तों संविधान है, हमारे संविधान में कुछ ये ऐसे पद हैं जिनके पद का व्यय घोषित किया गया है सीधे किस पर? भारत संचित निधि पर। तो क्योंकि वो जनता से डायरेक्ट रिलेट ना करके किससे रिलेटेड कर दिया गया है? संचित निधि पर, इसलिए यह व्यय के लिए लोकसभा में पारित करवाना, लोकसभा में मतदान करवाना अनिवार्य नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि भारत व्यय, यह संचित निधि पर भारत व्यय के लिए मतदान लोकसभा में कराया जाए। तो मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं अपन थोड़ी सा। तो दोस्तों अब अपन ने देख लिया कि वित्त मंत्री, बजट क्या है? वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक का भाग कौन सा होता है? धन विधेयक। और धन विधेयक का हिस्सा एक होता है व्यय। संचित निधि पर
संचित निधि पर भारित व्यय। क्लियर है? अब दोस्तों थोड़ी सा अपन देखते हैं कि भारत की कुल निधियां कितनी हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये एक प्रकार का खजाना है, इसको मैंने डायग्राम में खजाना प्रदर्शित किया है। दोस्तों ये समझ लो, इसको कहा जाएगा निधि। खजाना को क्या कहते हैं? निधि। तो सरकार के जो खजाने हैं वो कितने प्रकार के खजाना होते हैं? 3 प्रकार के खजाना होते हैं। सबसे पहला जो खजाना है इसका नाम है संचित निधि। निधि यानी फंड। तो पहला खजाने का नाम क्या है? संचित निधि। दूसरा जो खजाना है इसको कहा जाता है लोक लेखा निधि। ठीक है, और तीसरा जो खजाना होता है इसको दोस्तों कहा जाता है आकस्मिक निधि। ठीक है, तो निधि यानी खजाना। तो खजाना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। जो संचित निधि है ये वर्णित है संविधान के आर्टिकल 266 पर। लोक लेखा है इसका वर्णन भी है आर्टिकल 266 पर। और जो आकस्मिक निधि है दोस्तों इसका वर्णन है आर्टिकल 267 पर। तो जो आकस्मिक निधि है केवल उसका वर्णन अलग से संविधान में अलग से आर्टिकल में किया गया है। तो अब क्या होती है पहले समझ लो। हमारे देश का वास्तविक खजाना, हमारे देश का वास्तविक कमाई का खजाना कौन सा है? संचित निधि। सरकार को जितना भी टैक्स मिलता है वो कहां जाता है? संचित निधि में। सरकार को जितना भी ब्याज मिलता है वो कहां जाता है? संचित निधि पर। सरकार किसी देश से ऋण लेती है तो वो ऋण भी किस में लाके रखा जाता है? संचित निधि पर। सरकार ने किसी देश को ऋण दिया है तो उसके बदले में उसको ब्याज मिलेगा, तो वो ब्याज भी किस में रखा जाएगा? संचित निधि पर। तो इस तरह सरकार का जो पैसा है दोस्तों वो किस में जाता है? संचित निधि पर। दूसरा है लोक लेखा निधि। तो लोक लेखा निधि का मतलब ये होता है कि ऐसा पैसा जो जनता का है और किसी ना किसी दिन जनता को वापस देना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये पब्लिक है और ये पब्लिक ने कहीं पर लाके पैसा सरकार के पास जमा किया है, तो ये पैसा केवल और केवल जनता की अमानत है और कुछ समय के लिए रखा गया है सरकार के पास। जैसे पीएफ, जैसे क्या होता है? पीएफ सब जानते हो, प्रोविडेंट फंड। जब कर्मचारी नौकरी में रहता है तो वो सालों तक अपना एक हिस्सा जमा करता रहता है सरकार के पास, पर उस पर हक किसका है? कर्मचारी का। सरकार का कोई हक नहीं है कि सरकार जब चाहे और उसे खर्चा कर ले। तो इसलिए वो किसकी अमानत मानी जाती है? जनता की। और जनता जब चाहे तो ये अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल सकती है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, ये जो होती हैं वो सब किस निधि में जाती हैं? लोक लेखा निधि में। तो खजाना नंबर 2 है ये हमारे देश का। तीसरा है आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि भी हमारे देश की जनता के द्वारा दिए जाने वाला धन है, लेकिन कोई आपातकाल हो जाए, कोई ऐसी बाढ़ आ जाए, कोई ऐसी आगजनी की घटना हो जाए तो तत्काल राहत के लिए निकाली जाती है आकस्मिक निधि। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि देश का पैसा संचित निधि, जनता की अमानत लोक लेखा निधि और आकस्मिक इमरजेंसी के लिए कौन सा है? आकस्मिक निधि। तो जब हम संचित निधि से 1 रुपया खर्चा करते हैं या संचित निधि में 1 रुपया जमा करते हैं तो इसको जमा करने के पहले, इससे निकालने के पहले हमें अनिवार्यता संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन ये पैसा किसका है? जनता का। किसने जमा किया था? जनता ने। तो जब चाहे जनता निकाल सकती है, संसद की कोई अनुमति की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसद का इंटरफेयर ही नहीं है। आपका पैसा था, आपने निकाल लिया, खर्च कर लिया। तीसरा आता है आकस्मिक निधि।
तो इस निधि का प्रावधान इसीलिए किया गया है। आकस्मिक निधि किसका भाग है? संचित निधि का। संचित निधि का पैसा ही किस में रखा जाता है? आकस्मिक निधि में। लेकिन ये इमरजेंसी के लिए रखा गया है, तो जब भी इमरजेंसी पड़ेगी तो तत्काल आकस्मिक निधि से निकालकर राहत के लिए खर्चा कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो इस खर्चे का ब्यौरा कहां दिया जाएगा? संसद में। क्लियर है? और संसद में इसको एक एक खर्चा को, एक एक रुपए खर्चा को यहां पर जाकर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, सत्यापित करवाना पड़ेगा और बजट के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसकी संसद की स्वीकृति उसमें लेनी पड़ेगी। तो इसे कहा जाता है आकस्मिक निधि। तो दोस्तों इस तरह से हमारे खजाने की संख्या कितनी हो गई? 3। संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है मुझे। तो जो हमारा धन विधेयक है, धन विधेयक का एक हिस्सा है साधारण स्थायी खर्चा, साधारण कर्मचारियों के स्थायी खर्चा, और एक हिस्सा होता है संवैधानिक पद लोगों के सैलरी का खर्चा। क्लियर है? और ये खर्चा किस पर भारित होता है? संचित निधि पर। तो इसलिए इसके लिए अलग से अधिकार बनाए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि अब ये वाला जो हिस्सा है प्लस ये साधारण बजट वाला हिस्सा है, ये जाएंगे कहां पर? ये जाएंगे सदन में प्रस्तुत होने के लिए। ये लोकसभा और ये राज्यसभा और ये फिर भारत के राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन ये समझ लो दोस्तों कि हर विधेयक ये जो सामान्य बजट वाला है तो ये जा सकता है कहां? लोकसभा में, और ये प्रस्तुत हो सकता है कहां? राज्यसभा में। तो साधारण बजट लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले चाहे तो राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है और बाद में लोकसभा में, लेकिन अगर पहले यहां प्रस्तुत हुआ तो फिर यहां जाएगा और फिर यहां से यहां जाने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? तो एनी हाउ चाहे इस सदन में प्रस्तुत हो चाहे इस सदन में प्रस्तुत हो, लेकिन दोनों सदनों से पारित होने के बाद अंतिम रूप से किसके पास जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? अब इसी तरह जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा केवल और केवल जाता है कहां? लोकसभा में। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया कि बजट का जो साधारण हिस्सा है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, यानी बजट की प्रस्तुतिकरण किसी भी सदन में हो सकती है, लेकिन बजट से संबंधित धन विधेयक केवल और केवल किस सदन में प्रस्तुत हो सकता है? लोकसभा में। अब धन विधेयक जब प्रस्तुत हो गया तो प्रस्तुत होने के बाद इस पर क्या होती है? बहस होती है। बहस होने के बाद आप ये समझ लो बहस होने चालू होगी। तो बहस कब होगी इसको मैं थोड़ी सा आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब आगे देखिए कि ये पूरा का पूरा एक प्रकार का बजट है और ये बजट लेकर वित्त मंत्री पहुंचता है कहां पर? संसद में। करेक्ट है? तो ये संसद का सदन हो गया लोकसभा। ठीक है? अब थोड़ी सा ध्यान रखना है कि जो ये वित्त मंत्री बजट लेके जा रहा है इसका एक हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है साधारण बजट, तो साधारण वाला हिस्सा लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है, पहली बात। और दूसरा, ये राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है? तो बजट भाषण, ये इसको क्या कहलाते हैं? बजट भाषण। तो सबसे पहले वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है बजट भाषण। क्लियर है? तो बजट भाषण किसमें प्रस्तुत हो सकता है? लोकसभा में भी। और बजट भाषण कहां होता है? राज्यसभा में भी। कभी कभी पहले लोकसभा में अगर हो जाता है तो उसी दिन शाम के सीनियर मिनिस्टर राज्यसभा के डिस्प्ले में उसको रख देता है और उसको पढ़कर वहां पर वाचन करता है। क्लियर है? दूसरी बात, जब ये बजट भाषण प्रस्तुत हो गया इसके बाद दूसरा हिस्सा बचा सामान्य स्थायी खर्चा और तीसरा हिस्सा बचा संचित निधि पर भारित व्यय। तो जो दूसरा हिस्सा बचा साधारण व्यय। क्लियर है? तो सेकेंड में ये वाला प्रस्तुत होता है कहां पर? लोकसभा पर। और ये दोस्तों याद रखना, ये कौन सा हिस्सा है? इसको क्या कहते थे हम? धन विधेयक। ये क्या कहलाता है? धन विधेयक। तो धन विधेयक केवल और केवल प्रस्तुत हो सकता है लोकसभा में।
इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। राज्यसभा में यह कब जाता है? जब लोकसभा में पारित हो जाता है, इसके बाद जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में इसके अधिकार सीमित है राज्यसभा के, और राज्यसभा में केवल और केवल 14 दिन तक रखा जा सकता है, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा से स्वतः पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा कोई संशोधन वो करती है, सजेस्ट करती है, तो मानना ना मानना किस पर डिपेंड है? लोकसभा पर। करेक्ट है दोस्तों। अब तीसरा हिस्सा इसी का है, संचित निधि पर भारित व्यय। कौन सा? संचित निधि पर भारित व्यय। तो ये तीसरा हिस्सा हो गया। मैंने ये बताया था कि वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक का एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये। तो पहला हिस्सा साधारण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत, पहला हिस्सा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में प्रस्तुत। दूसरा हिस्सा यानी धन विधेयक, तो धन विधेयक केवल और केवल किस में प्रस्तुत? लोकसभा में प्रस्तुत। और जो संचित निधि वाला है ये भी धन विधेयक का हिस्सा है, तो केवल और केवल किस में प्रस्तुत? लोकसभा में प्रस्तुत। अब दोस्तों थोड़ी सा ध्यान रखना है कि जब ये प्रस्तुत होते हैं तो सबसे पहले प्रस्तुत होने के बाद, भाषण होने के बाद एक एक डिपार्टमेंट की यहां पर मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। क्या प्रस्तुत की जाती हैं? मांगे। ठीक है, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी मांगे यहां पर, शिक्षा विभाग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के लिए, तो क्रम से एक के बाद एक मांगे प्रस्तुत की जाती है। कहां पर? संसद के यानी लोकसभा के अंदर। दूसरी बात ध्यान रखना कि जब मांगे प्रस्तुत कर दी जाती हैं तो इस मांगे प्रस्तुतिकरण के बाद मांगे प्रस्तुत, ये क्या होता है? मांगे प्रस्तुत। दोस्तों मांगे प्रस्तुत हो जाती हैं, तो मांगे प्रस्तुत होने के बाद फिर इस पर होती है बहस। सेकंड, इस पर क्या होता है? बहस। ठीक है, और बहस होने के बाद फाइनल स्टेज में होता है इन पर मतदान। तो इस पर होती है फिर वोटिंग। इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ी सा समझ लो कि कैसी प्रक्रिया है कि विधेयक प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, तो विधेयक के 3 हिस्सा हैं। सबसे पहली बात साधारण बजट। तो साधारण बजट चाहे लोकसभा में प्रस्तुत हो चाहे राज्यसभा में, बजट के भाषण प्रस्तुत होने के बाद उसके बाद धन विधेयक का हिस्सा प्रस्तुत होता है, और धन विधेयक केवल और केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में, इसमें राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण नहीं होता। तीसरी बात, जो धन विधेयक है इसके भी 2 हिस्सा हैं, एक साधारण व्यय वाला और एक संचित निधि पर भारित व्यय वाला। तो दोनों केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं, और प्रस्तुत होने के समय पहले प्रस्तुतिकरण होगा। तो प्रस्तुत किस चीज की चीजें होती हैं? प्रस्तुत होती हैं मांगे, एक विभाग की मांगे प्रस्तुत होती हैं। फिर उन मांगों पर क्या होती है? बहस, और बहस होने के बाद उन पर क्या होता है? मतदान। बहस होने पर क्या होता है? मतदान। लेकिन दोस्तों इसके पहले 2 प्रक्रिया और है जो आपको ध्यान रखना है कि मांगे प्रस्तुत जब होती हैं तो मांगे प्रस्तुत होने के बाद इस मांगों को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भेज दिया जाता है एक समिति के पास। किसके पास? समिति के पास। और यह समिति कहलाती है प्राक्कलन। इसको क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति। दूसरा नाम है इसका अनुमान समिति, इसी को बोलते हैं अनुमान समिति, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी। ठीक है दोस्तों, तो ये समिति कहलाती है एस्टिमेट कमेटी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं यहां पर। तो जब मांग प्रस्तुत हो गई तो मांग प्रस्तुत होने के बाद वो मांगों को लोकसभा का अध्यक्ष किस समिति के पास भेज देता है? प्राक्कलन समिति के पास, अनुमान समिति के पास, और इसी प्राक्कलन या अनुमान समिति को कहा जाता है एस्टिमेट कमेटी। अब थोड़ी सी यहां पर देखना है दोस्तों कि एस्टिमेट कमेटी क्या है। तो आपको सबको पता है कि एस्टिमेट का मतलब क्या है? एस्टिमेट का मतलब है अनुमान लगाना।
या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वास्तविक खर्चा के पहले उन खर्चा को अवलोकन करने के लिए जो हम सूची बनाते हैं उसको बोलते हैं अनुमान। ठीक है, तो दोस्तों समझो, ये जो बजट है, बजट में क्या होते हैं? अनुमान होते हैं। बजट में शिक्षा मंत्री लिखता है कि मुझे 10 कुर्सियां खरीदनी है और एक कुर्सियां का अनुमानित कीमत है 50 रुपया, तो इस तरह से मुझे कुल इतना पैसा चाहिए। तो वो अनुमानों की सत्यता जांचने के लिए, उस अनुमानों को सही, वास्तविक रूप से सही है या नहीं है, कितने अनुमान सटीक हैं, ये जांचने के लिए एक समिति के पास भेज दिया जाता है और इस समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति। क्लियर है? अब दोस्तों, इस प्राक्कलन समिति के बाद जांच की जाती है और वो अपने अनुमानों की जांच करने के बाद वापस कर देती है, कहां पर? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से संसद पर। तो जब उसके विचार यहां पर आ जाते हैं, तब संसद उस पर सही निर्णय के लिए सक्षम हो जाती है और संसद में फिर उसमें क्या होती हैं? बहसें। क्लियर हो गई? तो अब इस बात को एक बार आराम से समझ लो कि मान लो एक शिक्षा मंत्री ने चेयर मांगी है। क्या मांगी है? चेयर, कि हमको एक कुर्सी की आवश्यकता है और कुर्सी कितने रुपए की है? 100 रुपए की। ठीक है, तो ये क्या कहला गई? मांगे। अब ये मांगों के बारे में भेज दिया जाएगा अनुमान समिति के पास। अब अनुमान समिति अनुमान लगाएगी कि 100 रुपए की कुर्सी है या 50 में मिल जाएगी, या जैसी कुर्सी ये है वैसी कुर्सी की आवश्यकता है या नहीं है, या फालतू का लिया है, या ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, या वास्तव में इसकी जरूरत है, या हो सकता है कि ऐसी ही क्वालिटी वाली या इससे अच्छी क्वालिटी 50 रुपए में मिल जाए। तो इस सब के बारे में सजेशन के रूप में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कर देगी प्राक्कलन समिति। तब उस प्राक्कलन समिति की अनुशंसा के आधार पर संसद में होगी बहस। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ी सा देखना कि यहां पर बहस होगी और बहस होने के बाद जो विपक्ष के सदस्य हैं, यही बहस के बाद प्रस्तुत करते हैं कटौती प्रस्ताव। क्या प्रस्तुत करते हैं? कटौती प्रस्ताव। तो ठीक है दोस्तों, तो अब बहस होने के पहले प्रस्तुत हो गया कटौती प्रस्ताव। और जो ये कटौती प्रस्ताव है, वो कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? तो कटौती प्रस्ताव होते हैं 3 प्रकार के। पहला कटौती प्रस्ताव जो है वो कहलाता है सांकेतिक कटौती। ये कहलाता है सांकेतिक कटौती। जो दूसरा है वो कहलाता है मितव्ययता कटौती। और तीसरी प्रकार की जो कटौती है दोस्तों, वो कहलाती है नीतिगत कटौती। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है टोकन कट मोशन। इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल कट मोशन। और तीसरा वाला जो है ये कहलाता है पॉलिसी कट मोशन। तो दोस्तों अब समझ में आया थोड़ी सा स्ट्रक्चर कि सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत हुआ, तो विधेयक के पहले वित्त मंत्री अपना बजट का भाषण प्रस्तुत करता है। भाषण प्रस्तुत होने के बाद उसका धन विधेयक वाला हिस्सा प्रस्तुत होता है और धन विधायक हिस्से में क्या होती है? वास्तविक रूप से एक एक विभाग की मांगे। और ये जब मांगे प्रस्तुत होती हैं तो इन मांगों को भेज दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अनुमान समिति के पास। अनुमान समिति अपना अनुमान लगाती है और फिर अपनी रिपोर्ट सहित वापस सदन में भेज देती है। और वापस सदन में पहुंचने के बाद उस पर क्या होती है? बहस। और जब बहस हो जाती है तो बहस के साथ में विपक्ष कटौती प्रस्ताव करता है, कटौती प्रस्ताव पेश करता है। और कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। किसी पर वो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, किसी पर मितव्ययता कटौती प्रस्ताव और किसी पर नीतिगत कटौती प्रस्ताव। और कौन सी कटौती प्रस्ताव पेश करना है ये डिपेंड करता है विपक्ष के विवेक पर, विपक्ष की सोच पर। तो अगर विपक्ष को लगता है कि जो विधेयक में, बजट में मांगे मांगी गई हैं, मांगे प्रस्तुत की गई हैं, वो मांगे सही है, वो मांगे सही हैं, तो वो केवल सांकेतिक रूप से कटौती करती है। वो केवल सांकेतिक रूप से कटौती करती है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपया मांगा गया है तो 100 रुपए में केवल 1 रुपया वो काट लेती है
और 99 रुपया एक्सेप्ट कर देती है, तो इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंपल है, आप भी समझ रहे होंगे कि 1 रुपये काट लेने से क्या बदल जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन एक संकेत मिल जाएगा कि विपक्ष ने आपका 1 रुपये काटा है, मतलब आपको अलर्ट रहना है और विपक्ष की आप पर नजर है, आपके खर्चा पर नजर है और आपको अगले साल फिर संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है टोकन कट मोशन या केवल सिंबॉलिक कट मोशन, या इसको बोलते हैं सांकेतिक कटौती, केवल संकेत है ये। दूसरा है मितव्ययता कटौती। तो अगर आपने बजट में 100 रुपए मांगा है तो उनको लगता है कि नहीं तुम ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तुम तो 100 रुपए वाली कुर्सी में बैठ के आराम से काम करना चाहते हो, जबकि 20 रुपए में स्टूल मिलता है, तो 100 रुपए की कुर्सी की जगह स्टूल में बैठो, सरकार का पैसा भी बच जाएगा और तुम्हें कुर्सी में बैठना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसलिए विपक्ष क्या करेगा कि विपक्ष 100 रुपए की जगह 60 रुपया कटौती कर देगा। क्या करेगा? 60 रुपए कटौती का प्रस्ताव पेश करेगा और टोटल बचाएगा कितना? 40 रुपया। तो ऐसा प्रस्ताव पेश करना कि विपक्ष के द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि ये जो 100 रुपए मांगी गई है कुर्सी के लिए, ये 100 रुपए से मैं सहमत नहीं हूं, और पूरा विपक्ष 100 रुपए की जगह केवल 40 रुपया अलॉट करना चाहता है और 60 रुपए की कटौती करना चाहता है। तो ये कटौती किस लिए आधार हो रही है? ये हो रही है सरकार के अपव्यय को बचाने के लिए, सरकार के एक्स्ट्रा खर्च बचाने के लिए। इसलिए इस प्रकार की कटौती को कहा जाता है मितव्ययता कटौती। तीसरी प्रकार की कटौती है नीतिगत कटौती, पॉलिसी कट मोशन, कि अगर विपक्ष को लगता है सरकार की नीति ही सही नहीं है, ठीक है, अब मान लो सरकार आज के गरीबी के समय में एक नीति लाती है, पॉलिसी लाती है कि हर फिजिक्स के एमएससी स्टूडेंट को एक बार हम चंद्रमा की सैर कराएंगे, तो विपक्ष को लग सकता है कि अभी इतनी गरीबी है, इतनी दिक्कतें चल रही हैं, हमें अपने संसाधन कम पड़ रहे हैं और ऐसे में हम इतना बड़ा खर्चा करें कि चंद्रमा पर घुमा के लाएं, तो ये गलत है। तो सरकार के विपक्ष में ये प्रस्ताव पेश करेंगे कि आपके द्वारा मांगे गए थे 100 रुपया, तो पूरे के पूरे 99 रुपए काट लो और 1 रुपया, केवल 1 रुपया अलॉट करते हैं। मतलब आपका मांगा गया पूरा बजट वो अस्वीकार कर देते हैं और अलॉटमेंट करते हैं 1 रुपए का। तो दोस्तों आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 1 रुपया अलॉट करके क्या योजना पूरी हो सकती है? नहीं, मतलब आपकी योजना का आधार ही गलत है। योजना में कम खर्चा ज्यादा खर्चा का मैटर नहीं है, मतलब आपकी पॉलिसी मैटर ही गलत है। तो इसलिए इसे कहा जाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। और हां, आपको सबको पता है कि बहस होने के बाद जब ये कटौती प्रस्ताव पेश होंगे, कटौती प्रस्ताव पेश होने के बाद मतदान होगा और मतदान में तो वही जीतेगा जिसका बहुमत है। तो हमेशा जीतता कौन है? बहुमत वाला। बहुमत किसका है? सरकार का है। लेकिन अगर कोई कटौती प्रस्ताव पेश होने के बाद कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मतदान हो गया और वो बहुमत से जीत गया, तो ऐसा प्रतीत होगा कि सरकार का बहुमत कम हो गया है और तत्काल इसका फायदा उठाएगा विपक्ष और तुरंत अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देगा और कहेगा कि सरकार अभी अपना विश्वास मत प्रस्तुत करे और सदन में उसका बहुमत है या नहीं है इसको वो बताए। उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से अलग से मीटिंग बुलाई जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये होते हैं कटौती प्रस्ताव। और अब जब ये कटौती प्रस्ताव पेश हो जाते हैं, कटौती प्रस्ताव के बाद मतदान होता है और मतदान होने के बाद जो जो मांगे मान ली जाती हैं, स्वीकार कर ली जाती हैं, उनको नोट डाउन कर लिया जाता है और वो फिर एक नए विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसको कहा जाता है विनियोजन विधेयक। क्लियर है दोस्तों? तो लास्ट में एक अलग से फिर विधेयक प्रस्तुत करते हैं, विनियोजन विधेयक। और विनियोजन विधेयक क्या है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव वगैरह मतदान होने के बाद जितनी मांगे स्वीकार कर ली जाती हैं और जो मांगे स्वीकार करने के बाद इकट्ठी कर ली जाती हैं, तो इकट्ठी करने के पश्चात उनको एक विधेयक के रूप में बना लिया जाता है और उस विधेयक को कहा जाता है विनियोजन विधेयक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब इसको एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले संसद में बजट का प्रस्तुतिकरण, वित्त मंत्री के द्वारा बजट का दिया जाएगा भाषण। इसके बाद धन विधेयक वाला हिस्सा प्रस्तुत होगा।
धन विधेयक वाला हिस्सा प्रस्तुत होगा तो उसमें प्रस्तुत होंगी मांगे। क्या होंगी? मांगे। जो मांगे प्रस्तुत होंगी उस पर क्या होगी? बहस। और बहस होने के बाद उस पर क्या होगा? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव होने के बाद उस पर होगा मतदान। और मतदान के बाद जितनी भी मांगे होंगी उन सभी मांगों को इकट्ठे कर लिया जाएगा। और इकट्ठा करने के बाद उस पर एक विधेयक अलग से प्रस्तुत किया जाएगा जिसको कहा जाएगा विनियोजन विधेयक। अब ध्यान रखना है दोस्तों कि बजट भाषण हो गया, धन विधेयक हो गया, अब बचा संचित निधि पर भारित व्यय। तो संचित निधि पर भारित व्यय, क्योंकि लोकसभा पर भारित नहीं है, जनता की जेब पर भारित नहीं है, ये तो किस पर भारित है? संचित निधि पर। इसलिए इसमें बहस, मतदान और इस पर कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं होता। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि किस प्रकार के खर्चे पर? तो संचित निधि पर भारित खर्चे पर लोकसभा में भी मतदान नहीं हो सकता, लोकसभा में भी उस पर कोई कटौती नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया? अब अपन थोड़ी सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर से देखते हैं दोस्तों। जैसे भाषण हो गया, भाषण होने के बाद जब मांगे प्रस्तुत की जाती हैं तो ये मांगे उठा के कहां भेज दी जाती हैं? एक समिति के पास। इस समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति। तो थोड़ी सी अनुमान समिति के बारे में भी देख लें दोस्तों। तो ये अनुमान समिति किसकी है? तो ये टोटल की टोटल अनुमान समिति किसकी है? लोकसभा की। किसकी है? लोकसभा की। ये समिति राज्यसभा की क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इस समिति का काम क्या है? जो मांगे हैं उस पर विचार करना। और मांगे किसका हिस्सा है? धन विधेयक का। और धन विधेयक केवल और केवल कहां प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। धन विधेयक का कोई भी काम राज्यसभा में होने वाला नहीं है। धन विधेयक के संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त राज्यसभा को नहीं है। इसलिए जो समिति होती है प्राक्कलन समिति, वो किस सदन की समिति मानी जाती है? लोकसभा की, क्योंकि इसका काम किससे है? लोकसभा से। तो ये जो समिति होती है ये कितने सदस्य की होती है? 30 सदस्यीय समिति। कितने सदस्य? 30 सदस्य। क्लियर है? और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है 1 वर्ष। हर मेंबर का कार्यकाल कितना? 1 साल होता है। दूसरी बात ध्यान रखो दोस्तों कि इसमें कभी भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। इस प्राक्कलन समिति में मंत्री सदस्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो अब इस बात को भी समझ लो इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि जो ये मांगे हैं, ये मांगे किसके द्वारा रखी गई हैं? मंत्री के द्वारा। शिक्षा मंत्री ने अपनी मांगे रखी, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी मांगे रखी और शिक्षा मंत्री के साथ में रेलवे मंत्री ने अपनी मांगे रखी। तो अगर यही मंत्री जब यहां पर मांगे कर रहा है तो इसी मांगों की जांच उसके द्वारा खुद के द्वारा किया जाएगा तो निष्पक्ष रूप से निर्णय आना संभव नहीं है। इसलिए बोला गया है कि कभी भी प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति का सदस्य कोई भी मंत्री पदधारक व्यक्ति नहीं हो सकता। क्लियर है? दूसरी बात इसको ध्यान रखना कि इसमें जितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व जो है वो रेशियो के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? रेशियो के। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि मान लो लोकसभा की कुल सीटों में 50% सीट भाजपा के पास है, तो प्राक्कलन समिति की कुल 30 में से 50% सीटें भाजपा के पास रहेंगी। लोकसभा में 40% सीटें कांग्रेस के पास है, तो प्राक्कलन समिति की 30 कुल सीटें हैं, उसका 40% सीटें किसके पास रहेंगी? कांग्रेस के पास। तो इस तरह से जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उसी रेशियो पर किसमें प्रतिनिधित्व मिलता है? आपको प्राक्कलन समिति पर। ठीक है? इस प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का सदस्यों की नियुक्ति क्या है? नियुक्ति या पद मुक्ति कौन करता है? तो केवल और केवल करता है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि ये किसकी समिति है? लोकसभा की समिति है। तो इसकी नियुक्ति और पदमुक्ति का अधिकार किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। क्लियर है दोस्तों? अब इसके केवल 2 हिस्से बचे हैं, एक तो पहला हिस्सा और एक तो अंतिम हिस्सा। तो दोस्तों 2 चीजों को और समझ लेना। तो सबसे पहला हिस्सा यह है कि जब मांगे प्रस्तुत की जाती हैं, तो जो सबसे पहली मांग होती है, पहली मांग, उस मांग को कहा जाता है लेखा अनुदान।
उसको क्या बोलते हैं? लेखा अनुदान। ठीक है, तो दोस्तों क्या मतलब होता है? हमको पता है कि बजट समाप्त हो जाएगा 31 मार्च से, करेक्ट है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी चल सकती है। तो प्रक्रिया लंबी चल गई और मार्च निकल गया तो सरकार के पास खर्चा कहां से आएगा? तो जितना टोटल बजट है तो उस बजट का 1/6 हिस्सा, कितना हिस्सा? 1/6 हिस्सा सबसे पहले मांग लिया जाता है और उस हिस्से को कहा जाता है लेखा अनुदान। पिछले बार का पटवारी का पेपर उठा दो, इसको पूछा हुआ है। तो लेखा अनुदान इंग्लिश में बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, इसको कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट कुल बजट का 1/6 हिस्सा होता है, जिसको सरकार पहले ही स्वीकृत करवा लेती है, जिससे जब तक बजट की प्रक्रिया चलती रहे तब तक बजट ना उपलब्ध होने की स्थिति पर सरकार के पास कुछ तो खर्चा करने के लिए रहना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों समझ में आ रहा है? और ये हिस्सा 1/6 वास्तविक रूप से कितने महीने के लिए होता है? 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि 12 महीने के लिए कुल कितना? एक बजट। तो 1/6 हिस्सा कितने महीने के लिए होता है? 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए कुल बजट का कितना हिस्सा होता है? 1/6 हिस्सा, और इसे कहा जाता है लेखा अनुदान। अब दोस्तों लास्ट बात और समझ लो कि लेखा अनुदान के बाद जब बहस होती है, बहस होने के बाद जब मतदान होता है, तो मतदान के समय बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाती है, और लंबी प्रक्रिया होने की वजह से समय धीरे धीरे गुजरता जाता है, और जब अंतिम में बचता है तो ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं जिनकी मांगों पर चर्चा, बहस, मतदान नहीं हो पाता। तो एक साथ सभी मांगें प्रस्तुत हो जाती हैं, एक साथ सभी मांगों को स्वीकृत कर दिया जाता है, और इसको कहा जाता है गिलोटिन। इसको क्या कहा जाता है? गिलोटिन। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ी समझ लो कि गिलोटिन क्या है। तो क्रांति के समय एक व्यक्ति ने एक ऐसा औजार बनाया था कि इंसानों को यहां पर गर्दन रखी जाती थी और सीधा सीधा गर्दन को एक किसी हथियार के द्वारा एक साथ काट दिया जाता था। तो एक एक व्यक्ति को मृत्युदंड देने का समय बच जाता था, और एक साथ सभी को एक साथ मृत्युदंड दिया जाता था, तो गले उतार दिया जाता था। तो इसको कहा जाता था गिलोटिन, और यही शब्दावली ली गई है कहां पर? संविधान में। तो जब एक एक मांगों पर बहस ना करके अंतिम घंटे में एक साथ बहुत सारे विभागों की मांगे संसद में रख दी जाती हैं, और उसमें पास कर दिया जाता है बहुमत से, बिना डिस्कशन के, बिना उस पर बहस के, बिना मतदान के और बिना कटौती प्रस्ताव के, तो वो एक प्रकार की अच्छी प्रक्रिया नहीं है। तो उसको दंड के रूप में कहा गया है गिलोटिन, कि सभी मांगों को एक साथ रख दिया गया और सभी को एक साथ गले से काट के उतार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये टोटल प्रक्रिया हो गई। अब मैं एक बार आपको पूरा बजट प्रक्रिया फिर से बताऊंगा, इसको थोड़ी अच्छे से समझ लेना। ये लोकसभा है। सबसे पहले वित्त मंत्री का भाषण क्या होगा? वित्त मंत्री का भाषण। वित्त मंत्री का भाषण हो जाएगा। वित्त मंत्री के भाषण के बाद फिर अलग अलग विभाग वाले अपनी अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे। क्या प्रस्तुत करेंगे? मांगें। तो दोस्तों इस मांगों में जो सबसे पहली मांग होगी वो कहलाएगी लेखा अनुदान। पहली मांग क्या कहलाएगी? लेखा अनुदान। तो जब मांगें प्रस्तुत हो जाएंगी तो मांगों को प्रस्तुत होने के बाद इन मांगों को उठा के भेज दिया जाएगा एक समिति के पास, 30 सदस्यीय समिति, और यह समिति कहलाएगी प्राक्कलन। यह समिति क्या कहलाएगी? प्राक्कलन समिति। और फिर प्राक्कलन समिति की सिफारिश बाद में आएंगी। तो जब प्राक्कलन समिति की सिफारिश बाद में आएंगी तो इस समिति के सिफारिश के आधार पर फिर चालू हो जाएगी बहस। क्या होगी? बहस। और इसी बहस के दौरान दोस्तों यहां पर संसद में
विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत होंगे कटौती प्रस्ताव। और जो ये कटौती प्रस्ताव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मैं बता चुका हूं। अब जब बहस हो गई, बहस होने के बाद जितनी मांगों में स्वीकृति मिल चुकी थी उन सबको इकट्ठे कर दिया जाएगा और इकट्ठे करने के बाद इसको एक से अलग से विधेयक बना दिया जाएगा और ये विधेयक कहलाएगा विनियोजन विधेयक। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये कहला जाता है विनियोजन विधेयक। और फिर प्रस्तुत होगा जब विनियोजन विधेयक, और ये विनियोजन विधेयक में जब यहां पर दस्तखत हो जाएंगे फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और जब राष्ट्रपति विनियोजन विधेयक पर साइन कर देगा तब जाकर हमारी संचित निधि से खर्चा करने का हमें अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर है? अब थोड़ी इसको देख लो कि मांगे प्रस्तुत हुई। पहली मांग लेखानुदान। ये क्या कहलाता है कि टोटल बजट का 1/6 हिस्सा। फिर इसके बाद इन पर क्या होगा? बहस होगा। बहस होने के बाद मतदान होगा। लेकिन अंतिम दिन ऐसी बहुत सारी मांगे होंगी जिन पर मतदान नहीं हो पाएगा और वो एक साथ पारित हो जाएंगी, तो इसको कहा जाएगा गिलोटिन। ये क्या कहलाता है? गिलोटिन। और फिर इसके बाद सबको एक बिल में इकट्ठा कर लिया जाएगा कि कुल कितनी मांगे रखी गई, उसमें किस किस विभाग की मांगे थी, कितना पैसा मांगा गया, कितना काट लिया गया और संसद ने कितनी स्वीकृति दे दी। और वो संसद की स्वीकृति का विधेयक फिर से प्रस्तुत होगा, साइन होंगे और उस विधेयक को कहा जाएगा विनियोजन विधेयक। तो दोस्तों कुल मिलाकर अंतिम प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? विनियोजन विधेयक। संचित निधि से पैसे निकालने का अधिकार विभागों को कब मिलता है? विनियोजन विधेयक के पश्चात। तो दोस्तों उम्मीद है ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको अगले लेक्चर पर पूरे कंप्लीट करवाऊंगा और हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उसमें इससे पीडीएफ, नोट्स के पीडीएफ और इससे आए हुए क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन दोनों आपको पूरी तरह से प्राप्त हो जाएंगे।